8 नवंबर 2016, याद है ना ये तारीख? एक रात और एक फैसला जिसने पूरे देश में जैसे तूफान ला दिया। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ नोटबंदी की थी, या फिर ये एक ऐसी खुफिया जंग का आखिरी दाव था जो सालों से हमारी नजरों से छिपकर लड़ी जा रही थी? बस एक ऐलान और ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा देश थम सा गया हो। सड़कों पर, घरों में, बाजारों में हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आर्थिक नीति बदलने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक खुफिया जंग की, एक बहुत ऊंचे दांव वाले संघर्ष की और उसके आखिरी दांव की। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 2013 में। देखिए, बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था पर एक साइलेंट अटैक, एक चुपचाप हमला चल रहा था। और इसका हथियार कोई बंदूक या बम नहीं था, हथियार था नकली करेंसी। तो इस पूरे खेल के पीछे कौन था? देखिए, इसके मास्टरमाइंड्स पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद में बैठे थे। 3 बड़े नाम, दाऊद इब्राहिम, आईएसआई का मेजर इकबाल और खानानी ब्रदर्स। और ये कोई गली मोहल्ले का गैंग नहीं था, नहीं, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम था, बिल्कुल एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह, एकदम सटीक प्लानिंग के साथ। उनका प्लान बिल्कुल सीधा और 3 स्टेज का था। पहला, इस्लामाबाद में ऐसी जबरदस्त हाईटेक प्रिंटिंग करना जहां असली और नकली नोट में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो। दूसरा स्टेज, इन नोटों को नेपाल के खुले बॉर्डर के रास्ते से भारत में भेजना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अतीक अहमद जैसे लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसे देश के कोने कोने तक पहुंचा देना। और आप जानते हैं, 2013 के अंत तक ये नेटवर्क इतना कामयाब हो चुका था कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना चुके थे। फिर आया साल 2014। भारत में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, और इस एक बदलाव ने दुश्मन को अपना पूरा का पूरा गेम प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। अब दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े होने वाले थे। उन्होंने 2014 के आम चुनावों पर एक बहुत बड़ा दांव लगाया था, लेकिन 26 मई को जैसे ही नई सरकार ने शपथ ली, उनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, यह एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक हार थी। कहते हैं कि इस नाकामी से दाऊद इब्राहिम इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने कहा, हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे और गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। इस एक लाइन से उनकी हताशा और रणनीति में बदलाव का इशारा बिल्कुल साफ था। 2014 की इस फेलियर के बाद सिंडिकेट ने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक लक्ष्य तय किया। अब उनका मकसद सिर्फ पैसा भेजना नहीं था, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐसा झटका देना था जिससे वो हिल जाए। और इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट कर दी गई थी। उनका नया टारगेट था 60,000 करोड़ रुपए। सोचिए, यह रकम इतनी बड़ी थी कि यह भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसकी आर्थिक स्थिरता की नींव तक हिला सकती थी। यह एक सीधा सीधा आर्थिक हमला था। लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल नहीं पता थी। उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन के बीचों बीच उनकी हर एक चाल पर भारत का एक धुरंधर नजर रखे हुए था। नाम था मेजर शोभित शर्मा, एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर जो सालों से पाकिस्तान में अपनी पहचान बदलकर अंडरकवर रह रहे थे। उन्होंने बहुत धीरे धीरे खानानी ब्रदर्स और मेजर इकबाल का भरोसा जीता, और एक वक्त ऐसा आया जब दुश्मन उन्हें अपना ही आदमी समझने लगा था। और फिर एक दिन मेजर शर्मा ने दिल्ली को एक कोडेड मैसेज भेजा। बस एक लाइन का मैसेज था, लेकिन उस एक लाइन ने भारत के पूरे सुरक्षा महकमे में खलबली मचा दी। मैसेज था, 60,000 करोड़ का कंसाइनमेंट तैयार है। जैसे ही ये जानकारी एनएसए अजीत डोभाल तक पहुंची, उन्होंने एक बहुत ही अहम और सीधा सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या ये करेंसी छप चुकी है या अभी छप रही है, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही भारत की पूरी जवाबी कार्रवाई की दिशा तय करने वाला। तो मेजर शर्मा ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने खनानी के मन में एक शक डाल दिया कि नेपाल का बॉर्डर अब सेफ नहीं रहा। अब खनानी को अपना प्लान फूल प्रूफ साबित करना था, है ना? तो वो मेजर शर्मा को एक खुफिया गोदाम में ले गया, और वहां जो नजारा था वो हैरान करने वाला था। चारों तरफ नोटों के बंडल ही बंडल, पैक किए हुए, लेबल लगे हुए, भेजने के लिए एकदम तैयार। ये वही 60,000 करोड़ रुपए थे। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी, करेंसी छप चुकी थी। जैसे ही ये पुख्ता जानकारी दिल्ली पहुंची, हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया।
यहीं पर भारत के खुफिया जवाबी प्लान को आखिरी शक्ल दी गई। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन भारत। अब खेल आखिरी 48 घंटों में सिमट गया था। 7 नवंबर की सुबह मेजर शर्मा का फाइनल कंफर्मेशन आया। डिस्पैच 9 नवंबर को होगा। उसी दोपहर एनएसए डोभाल ने अतीक अहमद की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और 8 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री ने अपनी कोर टीम के साथ आखिरी मीटिंग की। फैसला लिया जा चुका था। अब मंच तैयार था, एक ऐसे जवाबी हमले के लिए, एक ऐसी साइलेंट स्ट्राइक के लिए जो दुश्मन के हमले से सिर्फ कुछ ही घंटे पहले होने वाली थी। 8 नवंबर की रात एक ही वक्त पर दो देशों में दो अलग अलग ऑपरेशन चल रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान में 60,000 करोड़ के नकली नोटों से भरे ट्रक सुबह 4 बजे निकलने को तैयार खड़े थे, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ भारत में एसटीएफ की एक टीम ने चुपचाप अतीक अहमद को हिरासत में ले लिया था। एक ही झटके में दुश्मन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टूट चुका था। और फिर रात के 8:15 पर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और एक ही वाक्य में दुश्मन के पूरे प्लान को चेकमेट कर दिया। इस एक ऐलान का असर इतना तेज और जबरदस्त था कि वो 60,000 करोड़ रुपए जो कुछ ही घंटों में भारत की अर्थव्यवस्था में जहर घोलने वाले थे, वो एक ही पल में रद्दी कागज बन गए। अतीक की गिरफ्तारी से नेटवर्क पहले ही टूट चुका था और भारत पर होने वाला एक बहुत बड़ा आर्थिक हमला आखिरी सेकंड में नाकाम कर दिया गया था। तो अगली बार जब कोई 8 नवंबर 2016 की बात करें तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये एक साइलेंट स्ट्राइक थी। उस रात भारत ने एक ऐसी जंग जीती जो कभी आधिकारिक तौर पर लड़ी ही नहीं गई थी, और देश की आर्थिक संप्रभुता को बचाया गया था।